बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सेलर इनिशियल टेस्ट के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज 11 जुलाई 2026 पाकिस्तान नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मेंडलीज का जो पीरियोडिक टेबल है ये किस चीज़ पे बेस करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, एटॉमिक मास। यहाँ पे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं कम से कम 20 MCQ जो है ना हर क्वेश्चन के साथ तकरीबन आपको इस तरह कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो मेंडलीज से रिलेटेड देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और जिसमें प्रोटॉन की तादाद भी हो और प्लस न्यूट्रॉन की तादाद भी हो उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास। 2 MCQs क्लियर हो गए। यहाँ पे इससे रिलेटेड आपसे मजीद MCQs क्या पूछा जा सकता है, वैलेंसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके जो एक्स्ट्रा जो है ना वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आपका जो है ना एक होता है शेल होता है। याद रखिएगा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। इस कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा और आपके तकरीबन 15 से 20 MCQs इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। एक होता है आपका शेल और एक होता है आपका सब शेल। ठीक है, जो शेल होते हैं वो कौन कौन से, आपका K शेल है, L शेल है, M शेल है और N शेल है। ये 4 जो है ये आपके शेल है। जो K शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो आपका जो है ना L है उसके अंदर 8 होते हैं और इसके अंदर कितने होते हैं, 18 होते हैं और इसके अंदर कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, और सब शेल की बात कीजिए तो सब शेल कौन से, S, P, D एंड F। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जितने भी हैं ये सारे आपके MCQs हैं। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, पी के अंदर 6 हैं, डी के अंदर 10 हैं और एफ के अंदर कितने हैं, 14 हैं। ये देखो कितने MCQs यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वैलेंसी की बात हो रही है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आपसे पूछ ली जाती है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। पहले 15 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस या आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ठीक है, और इसकी जो एक लिस्ट भी जो है ना वो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे K, L, M एंड N। ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर एक फॉर एग्जांपल आपका एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना, 6 है। यानी कि इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ये K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे कितने बच जाएंगे, 2 चले गए, बाकी कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। तो ये 4 इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ये 4 इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो क्या होंगे, बराबर। अच्छा इसी तरह हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। अब मैग्नीशियम की बात कीजिए तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना, 12 है। या आपके MCQs भी हैं। ठीक है, अब इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे के अंदर 8 आ जाएंगे। कितने हो गए, 10 हो गए। बाकी कितने बच गए, 2 बच गए। अगले के अंदर 18 आने चाहिए लेकिन अब बच की 2 गए हैं। तो ये 2 इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। क्लियर हो गया। तो पहले 15-20 एलिमेंट्स की आपको जो है ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उनकी वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। और वैलेंसी किस तरह, अगर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद कर लें बस। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी जो है वो ऑटो पे आपको याद हो जाएगी अगर आपने ये वाला रूल जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है ये आपने समझ लिया। और जिसको ये समझ आ गया उसके 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो चुके हैं। इसी चीज़ से 2 MCQ हर स्टूडेंट के पेपर में लाजमी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम। ठीक है जी, क्वेश्चन ये हमारे पास ये, व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ त्रिचमीर। त्रिचमीर जो है ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है, हिंदू कश माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ बता रहा होता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ चुके हैं और जो नहीं आए होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ नोट करनी है और इनको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, 7708 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, आपने एक पास पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है, खैबर पास। ठीक है, खैबर पास जो है ये आपसे पूछा जाता है ये कौन कौन से 2 सिटियों को आपस में कनेक्ट करता है। पाकिस्तान का जो सिटी है ये पेशावर और अफगानिस्तान, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। तो पाकिस्तान से जो सिटी है वो है पेशावर और उधर से उनका कौन सा सिटी है, उनका सिटी है काबुल। इन दोनों को आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, खैबर पास। और ये खैबर पास अभी मैंने क्यों इसका जिक्र किया, क्योंकि ये किस माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है, ये हिंदू कश माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। और ये भी आपसे MCQs पूछा गया आज के पेपर में। ठीक है, उसने कहा कि खैबर पास इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। ठीक है, तो वो कौन से माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है,
मौजूद है, हिंदू कश माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। इसी तरह त्रिचमीर कौन से माउंटेन रेंज के अंदर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ मैं आपको और बता देता हूँ, आपकी जो है ना सबसे पाकिस्तान की सबसे बुलंदतरीन चोटी, जो कि मैं बार बार आपको इसका जिक्र कर चुका हूँ, 8611 मीटर इसकी हाइट है। ये कौन से पहाड़ी सिलसिले के अंदर है, कराक्रम के अंदर है। ठीक है, अब मैं एक पास का जिक्र भी कर देता हूँ, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है, खंजराब पास। ठीक है, ये खंजराब पास जो है ये कहाँ पे है, ये भी इसी कराक्रम के अंदर। और कराक्रम जो है ये पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया, कराक्रम सॉरी खंजराब पास जो है, खंजराब पास जो है ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे K2 का जिक्र हमने कर लिया, यानी कि खंजराब क्या नाम है, कराक्रम माउंटेन रेंज का जिक्र कर लिया, हिंदू कश का कर लिया। पीछे बच के हमारे पास हिमालय, हिमालय की जो सबसे बुलंदतरीन चोटी है उसका नाम है नांगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। 8126 मीटर इसकी हाइट है, ये भी आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है, हिमालय वाली जो नांगा पर्वत है। सबसे पहली बुलंदतरीन चोटी पाकिस्तान की K2 है, और दुनिया की सबसे बुलंदतरीन चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और इसकी जो हाइट है वो 8850 मीटर है। क्लियर हो गया। और ये कहाँ पे, नेपाल के अंदर है। और ये कौन सा माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है, माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय के माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर नांगा पर्वत मौजूद है ना, ये मतलब बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, जो कि पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी, आगे नेपाल तक जाता है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। विच लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उसमें कौन सा लॉ जो है उसको हम कहा जाता है। तो ये क्या है लॉ, देखो इसको जो है ना दो चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता तो फिर भी यही होता, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तो तब भी हमारा क्या होता है, ये करेक्ट आंसर होता। कॉन्सेप्ट समझना है हमने। ठीक है, कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी तो वो क्या करेंगी, एक्शन और रिएक्शन होगा। ऐसा ही होता है ना कि एक बॉडी अपना जो टोटल मैस होगा, जो टोटल अपनी स्पीड होगी, वो दूसरी को फॉरवर्ड कर देती है, दूसरी पहले वाले को कर देती है। तो क्या होती है, वो एक्शन करता है, दूसरा रिएक्शन करता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या होता, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता न्यूटन का, तो भी हमारा क्या होता, करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर कैपिटल G की वैल्यू आपसे बार बार पूछी जा रही है, आपको पता होनी चाहिए। हुक्स लॉ का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाले समझ आ गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ क्या, F = kx। ठीक है, -v यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हुक्स लॉ का ना आपसे यूनिट पूछा गया है। ठीक है, देखो हुक्स लॉ कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, यहाँ पे ये k जो है यहाँ पे हुक्स लॉ का कांस्टेंट है, ये फोर्स है, और x यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस आप एक किस्म का समझ लें कि उसके अंदर कितना स्ट्रेच आया है। ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और उधर जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मीटर, नीचे डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है ना, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे मीटर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन पर मीटर जो है ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूटन पर मीटर, ये किसका यूनिट हो गया, ये हुक्स लॉ का यूनिट हो गया, जो कि आपसे पेपर में पूछा गया है। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे हुक्स लॉ के साथ में एक और चीज़, दो चीज़ें आपसे जिक्र कर देता हूँ, बल्कि काफ़ी है फिलहाल। बॉयज़ लॉ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, प्रेशर के, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपका हुक्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको बताते हैं। ऑलरेडी जितने भी आपके एक्सपीरियंस हमारे अपलोड हो चुके हैं वो भी आप लाजमी वॉच करें। और एक्सपीरियंस 8 जुलाई से हमने अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। कब से, 8 जुलाई से। लेकिन इस 8 जुलाई से पहले भी 13 लेक्चर हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, जो कि हमने बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आपको सेलर्स के लिए जो है ना वो चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक है, तो ये 13 लेक्चर और ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने लाजमी देखना है। जिसने ये देख लिया 85 to 90% मार्क्स उसके इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कंफर्म है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन जो है ना वेबसाइट पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं एज पर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर, तो भी ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आपने इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। कॉन्टैक्ट करने के लिए एक सिंपल सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, उस रिक्वेस्ट को प्लीज़ आप लोगों ने लाजमी मान लेना है। वो ये है कि आप लोगों ने पहला हमारा नंबर सेव करना है। ठीक है, आप नंबर सेव नहीं करते और ऐसे ही जो है ना सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जब मैसेज करते हैं तो हमारी जो व्हाट्सएप है वो क्या हो जाती है, बैन हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप लोगों का ही नुकसान है। मतलब आप लोगों को हम बार
वक्त रिप्लाई नहीं कर पाते। 2-3 घंटे के लिए वैन होगी तो देखो नुकसान हो गया ना, जिसका भी कल टेस्ट होगा तो वो बेचारा तो उसका 2-3 घंटे से आया हो गई। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारा नंबर सेव करें और उसके बाद आप हमसे जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ऑटो रिप्लाई में हमारे जो है ना फ्री ग्रुप का जो है ना लिंक आपके पास आ जाएगा। तो आप लोगों ने वो फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लेने और हर 1-1.5 घंटे में वहाँ पर नोट्स शेयर किए जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिक्वेस्ट आप लोगों ने लाजमी मान लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यूट्रल चार्ज इज प्रेजेंट है। न्यूट्रल चार्ज किस चीज़ पे होता है? देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। ठीक है, आयन क्या होता है? जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है उसको आयन बोलते हैं। ये आपके एमसीक्यूज है, आपने याद करना है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक एमसीक्यूज ये नोट कर लेना आपने, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और जिस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। यानी कि ये वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? लूज कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये क्या है? कैटाइन है। क्लियर हो गया। ये एमसीक्यू समझ आ गई। यहाँ पे देखो सबके ऊपर आपको चार्ज नहीं रहता, यानी कि आयन है तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। अब जब वो कह देगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कैटाइन है, जब वो कह देगा नेगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे एनाइन है। तो मतलब इन तीनों के अंदर ऑप्शन ए, बी, डी, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज जो है वो क्या है? मौजूद होता है। और जिसके अंदर चार्ज मौजूद है वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल चार्ज जो है वो किसके ऊपर होगा? वो साफ ज़रा एटम जो है इसके ऊपर क्या होगा? न्यूट्रल चार्ज होगा। एटम के ऊपर क्या होगा? न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो मैंने एमसीक्यूज बता दिए हैं, एनाइन, कैटाइन, आइन, ये सारी चीज़ें आपसे घुमा फिरा के मुख्तलिफ तरीके से आपसे एमसीक्यूज बार बार पूछ रहे हो तो इसको आपने नोट कर लेना है। प्रोफेशन है फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना का जो प्रोफेशन है वो क्या था? डेंटिस्ट था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना फातिमा जिन्ना जो है ये कायद आज़म की बहन थी। और इसके अलावा इनसे 2-3 क्वेश्चन और भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले एक्सपीरियंस के अंदर। जो 1965 के इलेक्शन हुए थे उनमें जो इनका इलेक्शन सिंबल था वो क्या था? ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नोबेल प्राइज़ सेरेमनी इनका भी बताया था मैंने और अयूब खान का भी बताया था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ सेरेमनी बिगेन इन विच ईयर? नोबेल प्राइज़ जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में स्टार्ट हुआ था। और नोबेल प्राइज़ जब स्टार्ट हुआ था तो कितनी फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता था? 5 फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। और इस टाइम जो है वो कितनी फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है? वो 6 के अंदर दिए जा रहा है। कौन सी फील्ड ऐड की गई है? इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स फील्ड जो है ये ऐड की गई है। पहले इसके अंदर नहीं दिया जाता था, अब इसके अंदर भी दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 2 बंदों को जो है ना वो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और वो दोनों बंदों के नाम आपको याद होने चाहिए और किस किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है ना सबसे पहले नंबर पे जो है ना मिला था 1979 में मिला था डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को। और किस चीज़ में मिला था? फिजिक्स में मिला था। नाम भी आपने नोट कर लेना है। फिर मिला था 2014 में किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को मिला था। और किस चीज़ में मिला था? अमन का, पीस का नोबेल प्राइज़ जो है इसको दिया गया था। क्लियर हो गया। तो ये 2 नोबेल प्राइज़ जो है ना पाकिस्तान में दिए गए हैं, इनको आपने याद रखना है। बाद स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कहते हैं जी नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दिया गया है, जिन्होंने हमारा न्यूक्लियर पावर जो है ना वो हमें पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर दी, ठीक है। उनको नहीं दिया गया, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर साहब ज़रा पे काम करता है उसको दुनिया जो है ना वो नफरत की निगाह से देखती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं शायद जो है ना फिजिक्स के अंदर उन्हीं को दिया गया था, तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को टिक कर देते हैं भाग के। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोट कर लेना 1979 में। और फिजिक्स के अंदर जो है ना इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो है इसका फाउंडर कौन है? बाबर जो है। कब? 21 अप्रैल 1526 को जो है ना पानीपत की पहली जंग होती है, जो कि जिसकी डिटेल कल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता चुका हूँ। किसके से दरमियान में होती है? इब्राहिम लोदी के दरमियान में होती है। और किसके दरमियान में होती है? बाबर के दरमियान में होती है। इब्राहिम लोदी ये जंग हार जाता है, बाबर ये जंग जीत जाता है और इसने क्या कर ली? मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे लास्ट जो मुगल एम्पायर है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो कौन है? वो बहादुर शाह जफर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता जाता हूँ, चलें जल्दी जल्दी से, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि जिससे आपको जितने भी मुगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर हैं, ठीक है, मुगल दौर शुरू होता है 1526 से लेकर 1857 तक, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपने मुगल बादशाहों के नाम याद रखने हैं 1526 से लेकर 1707 तक, क्योंकि इसके बाद तो तकरीबन अंग्रेज़ों ने जो है ना इस पर कब्जा ही कर लिया था, तो हर जगह जो है ना अंग्रेज़ ही थे, ठीक है। तो नाम का जो है ना मुगल बादशाह बैठा होता था लेकिन अंग्रेज़ों का था, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जल्दी से। बादशाह, क्या ट्रिक है जी? बादशाह। यहाँ पे देखो मैंने हर लेटर जो है अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में लिखा है, ये एच जो है ये स्मॉल में है, यानी कि ये एच से किसी का नाम नहीं बनेगा। देखो पहले बी से है बाबर, फिर बाबर का बेटा आया था हुमायूं, हुमायूं का बेटा आया था अकबर, अकबर का बेटा आया था जहांगीर, जहांगीर का बेटा क्या था? शाहजहां। ये एस एच से क्या है? शाहजहां पूरा,
ठीक है, क्लियर हो गया। और शाहजहां का बेटा क्या था? औरंगजेब। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, अक्सर घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अकबर जो है वो किसका बेटा था, तो वो आपने ये ट्रिक याद रख लेनी है, बादशाह। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ये नाम पता हो जाएंगे। बाबर, बी से बाबर, एस से हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा क्या हो जाएगा? आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर पूरा नाम। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, विच लॉ एक्सप्लेन व्हाई रॉकेट्स मूव अपवर्ड। रॉकेट्स मूव अपवर्ड करता है, कौन सा लॉ जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पे देखो सिंपल है कि अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो साफ ज़रा एक्शन होगा और रिएक्शन होगा, और एक्शन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन में वही चीज़ है, अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अगर यहाँ पे मिल जाता तो वो भी हमारे पास क्या होता? करेक्ट आंसर होता। क्लियर हो गया। अब वो किस तरह से? देखो, जब तक जो है ना, अगर रॉकेट आपका यहीं पर हमारी अर्थ की सर्फेस के अंदर मौजूद है, एटमोसफेयर के अंदर मौजूद है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये रॉकेट जो है, ये आपका कोई स्पेस शिप है जो कि कहाँ चला गया, कहाँ पर चला गया? स्पेस में चला गया। आपने उसको लॉन्च किया, वो कहाँ चला गया? स्पेस में। अब स्पेस में तो एयर नहीं है, तो वहाँ पे तो ये चीज़ एक्शन और रिएक्शन इस तरह से नहीं होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ तो वहाँ पे ओबे नहीं करेगा। तो फिर वहाँ पे कौन सी चीज़ होगी? वहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। ठीक है, क्या होगा कि गैसेज जो है वो एक को फॉरवर्ड मूव करेगी, दूसरा बैकवर्ड करेगी, तो दूसरी उसको फॉरवर्ड कर देगी। वो बैकवर्ड करेगी, वो फॉरवर्ड कर देगी। तो इस तरह से जो है ना ये चीज़ चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आज के लेक्चर में आपको, अभी लेक्चर आगे मौजूद है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है, बहुत डिटेल में आपको जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरे वीक के एक्सपीरियंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आज के भी हैं, और पूरे वीक में जो चीज़ें हम पहले भी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, और जो बाकी टाइम कम होने की वजह से लेक्चर नहीं अपलोड कर सकते थे, वो आज भी 2 लेक्चर अपलोड होंगे, और कल संडे को भी 2 लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे ये लेक्चर डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर है इनको अच्छे से देख लें। इंशाल्लाह आपका 90% पेपर इंशाल्लाह यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ आ गई, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तकरीबन बात सेम है, और जो बात डिफरेंट है वो मैंने यहाँ पे समझा दी। व्हाट्सएप नंबर एक दो दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करते जाएं। इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और नंबर सेव कर लेना है। प्लीज़ नंबर सेव करके उसके बाद जो आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है, और जो है ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। ठीक है, डेली आपको इस तरह के लेक्चर कोई भी पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह नहीं पढ़ाएगा, जिस तरह हर लेक्चर के हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, कोई नहीं देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर लेना है। मैन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ। देखो, ये क्वेश्चन समझने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक पहले बताई है पिछले लेक्चर के अंदर। देखो, ऊपर वाली जो साइड है वो नॉर्थ है, नीचे वाली साइड साउथ है। राइट साइड ईस्ट होती है, लेफ्ट साइड जो होती है वो क्या होती है? वेस्ट होती है। ये आपने इस तरह से बना लेना है। वो कहता है एक बंदा जो है वो नॉर्थ में जा रहा है। देखो, ये नॉर्थ में चला गया, कितने मीटर चला गया? 10 मीटर ऊपर चला गया। फिर वो ईस्ट में चला गया, कितने मीटर? 5 मीटर उसने ईस्ट में मूव कर लिया। फिर वो साउथ में जो है ना उसने मूव कर लिया, कितना जी? वो कहता है जी साउथ में 10 मीटर वापस उसने कहाँ मूव कर लिया? साउथ में मूव कर लिया। फिर 5 मीटर जो है उसने कहाँ मूव कर लिया? वेस्ट में मूव कर लिया। फाइनल पोजीशन बताओ उसकी। देखो, 5 मीटर वापस आ गया, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना आज के पेपर में आया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी 2-3 और भी मुख्तलिफ तरीके से आए हैं। मतलब ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आए दोबारा मैं इसके देख लेता हूँ। वो कहता है एक बंदर जो है नॉर्थ में गया 10 मीटर। देखो, नॉर्थ में चला गया 10 मीटर। फिर वो कहता है ईस्ट में चला गया 5 मीटर। ये लो 5 मीटर आ गया। फिर वो कहता है साउथ में चला गया 10 मीटर। ये लो जी दोबारा साउथ में आ गया 10 मीटर। फिर वो कहता है 5 मीटर वेस्ट। अब वेस्ट किस साइड पे? ये लो जी 5 मीटर जब वेस्ट में चला जाएगा तो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये स्टार्ट पॉइंट जो है ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। वो कहता है एक बंदा नॉर्थ में जा रहा है, फिर साउथ राइट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न लेगा, इस तरह घुमाया फिराएगा। आपने अगर ये वाली ट्रिक याद कर ली जो मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना यहाँ से गलत नहीं होगा, और यहाँ से 3-4 MCQ लाजमी पूछे जाते हैं। सब आप क्वेश्चन की तरह मूव कर लेते हैं। स्ट्रेस इज मेजर्ड। स्ट्रेस होता है एक, और एक क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस का जो मेजर मतलब इसका यूनिट पूछा गया। ठीक है, अब इसके यूनिट से मैं आपको पहले इसका फार्मूला बता देता हूँ। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होती है स्ट्रेस? क्या होती है? ठीक है, स्ट्रेस क्या होती है? मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन है इसकी, और ये भी पेपर में पूछी गई है कल के पेपर में। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये क्या होता है? स्ट्रेस होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी डेफिनेशन से इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, और फार्मूले से हम इसका यूनिट बनाते होते हैं। ठीक है, फार्मूले से जो है ना हम इसको सॉल्व करते होते हैं। हर चीज़ ऐसे ही करते हैं ना। अब देखो, इससे आपसे क्या पता कहता है अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, साफ ज़ाहिर है। ठीक है, दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा।
इन्वर्स रिलेशन में नीचे। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। खैर अभी हम जो इसका यूनिट निकालते हैं तो स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। नीचे मीटर स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा हमारे पास। और स्ट्रेन जो है उसका यूनिट क्या होता है ये भी आपसे कई दफ़ा पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है तो वो हमारे पास क्या होता है नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है। क्लियर हो गया। कल भी एक मैंने आपको जो है ना मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, कल के लेक्चर में जो है ना कल के जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ बताई थी, एक ऐसी टर्म थी जिसका कोई यूनिट नहीं था, ठीक है। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा अभी फिलहाल, तो आपने वो लेक्चर देख लेना। बरल यहाँ पे अभी मैंने स्ट्रेस का फार्मूला बताया फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर क्या होती है जी, प्रेशर मैं पूरा लिख देता हूँ PRESSURE। प्रेशर का यूनिट फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, यही होती है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस की डेफिनेशन भी यही है और प्रेशर की डेफिनेशन भी यही है, सेम डेफिनेशन है। जब डेफिनेशन सेम है, फार्मूला सेम है, तो यूनिट भी क्या होगा सेम होगा। तो आपसे एक MCQs पूछा गया है पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज स्ट्रेस, ठीक है। जो यूनिट स्ट्रेस का है उसका भी वही यूनिट है। तो नीचे ऑप्शन में कौन सी चीज़ आपने टिक करनी थी, प्रेशर को टिक करना था। जिसने प्रेशर को टिक किया जिन स्टूडेंट्स ने वो ठीक है, जिन्होंने इसको टिक नहीं किया वो गलत है। समझ आएगी किस तरह, ये मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से दोनों के फार्मूला सेम है, जब फार्मूला सेम है तो यूनिट सेम है। और उसने ये चीज़ घुमा के पूछ ली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम यूनिट एज स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का यूनिट है कौन सी नीचे ऑप्शन में से ऐसी चीज़ है जिसका यूनिट स्ट्रेस जैसा है, तो वो कौन सी थी, प्रेशर थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं जी। इन विच हिजरी किबला चेंज हुआ था, ठीक है। जेरूशलम से कहाँ गया था, मक्का का, ठीक है। तो ये हमारे पास कब हुआ था, 2 हिजरी में हुआ था। कौन सी नमाज़ पढ़ते हुए ये किबला चेंज हुआ था, इसकी मैंने डिटेल जो है ऑलरेडी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल बता दी है। 2 हिजरी में और कौन कौन सी चीज़ हुई है, रमज़ान फ़र्ज़ हुआ है, मतलब रमज़ान रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, ठीक है। और आपसे पूछा कि ईद उल फितर पहली दफ़ा कब मनाई गई थी, तो साफ ज़रा 2 हिजरी को मनाई गई, ठीक है। ईद उल फितर किसकी खुशी में, रोज़ों की खुशी में अल्लाह ने हमें दी है ना। तो जब रोज़े दो हिजरी में रखे गए हैं पहली दफ़ा, तो ईद उल फितर भी पहली दफ़ा दो हिजरी में पड़ी गई, ठीक है। गज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ, गज़वा ही बदर में जो है ना अबू जहल कत्ल हो गया था, ठीक है। ये आपसे पूछा गया पेपर में आज के, ठीक है। ये आज के पेपर में पूछा गया ये अबू जहल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना और क्या पूछा गया है, इससे पूछा जा सकता है 313 मुसलमान थे, ये तो बहुत बेसिक है गज़वा बदर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद 3 हिजरी में होता है गज़वा और, जिसके अंदर जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए गज़वा ओहद के अंदर, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपने याद रखने हैं। अजान जो कब स्टार्ट हुई, 1 हिजरी में। नमाज कब फ़र्ज़ हुई, शब मेराज में 10th नबी में। कब 10th नबी में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना मेराज का सफ़र किया तो तब नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी। और इसके अलावा जो है ना 10th नबी को और क्या हुआ था, 10th नबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया, अनहा का विसाल हो गया, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल जो है ना वो भी कब हुआ था, वो भी 10th नबी को हुआ था, ठीक है। अबू तालिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का विसाल जो है वो भी कब हुआ, 10th नबी को हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला से शादी हुई है, सारे स्टूडेंट्स ये तवज्जो सुन ले ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 40 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला की एज जो थी वो 25 साल थी, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो एज थी वो 40 साल थी। यानी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एज जो थी वो ज़्यादा थी ना, ठीक है। तो वो 40 साल थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल थी, ठीक है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात हो रही है, ठीक है। और अब इनका विसाल हो रहा है 10th नबी में, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10th नबी में जो एज होगी वो कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। 40 की उम्र में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, 10 साल बाद 50 एज होगी, तो इनकी एज कितनी होगी, 65। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एज भी आपसे पेपर में पूछी गई है और ये भी पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना ये चीज़ पूछी जा सकती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी जब उनकी पहली शादी हुई, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एज कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, आपने इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर आपने लाजमी कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और एक आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। एक हमारे पास क्या होता है, वर्ड शुरू में इलेक्ट्रिक ही होगा लेकिन आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो इसको यूनिट कूलम है, अगर इलेक्ट्रिक करंट आ जाए तो इसको यूनिट क्या होता है, फिर इसका यूनिट एम्पेयर होता है, बल्कि ऑप्शन बी के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगा। ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, वो हमारे पास कौन सा, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज है। और कल मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कल के लेक्चर में ये आपको पढ़ा चुका हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है, और ये नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जाके हमारा पिछले लेक्चर देख लें कि अगर मैंने ना पढ़ाई तो फिर बोलें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसने जो है डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। ठीक है, और जो है ना तीसरी चीज़ हमारे पास न्यूट्रॉन को किसने, बता देता हूँ यार, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जे थॉमसन, प्रोटॉन को जो है ना क्या नाम था उनका, रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले 1932 में क्या नाम था, जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक। ये कल के लेक्चर हमारे देख लें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। व्हेन डिड अबू जहल डाई, अबू जहल के कब कत्ल हुआ, ये मैं अभी आपको बताया था ना कि आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। देखो हमारी टीम ने ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, 2 हिजरी में जो है ना ये अबू जहल कत्ल हुआ था। ठीक है, अबू जहल जो है 2 हिजरी में कत्ल हुआ, कौन से ग़ज़वा बदर में। ठीक है, 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद हुआ, इसकी डिटेल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं जी। अ साउंड वेव ट्रैवल फ्राम एयर इनटू वाटर, विच क्वांटिटी रिमेज अनचेंज। अगर एक चीज़ जो है वो एयर से वाटर में जा रही है तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब एयर से वाटर में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो तब हर स्पीड भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। अभी और भी डिटेल में आपको इसका सेकंड लेक्चर भी मिलेगा और इस लेक्चर के भी अभी क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, और सेकंड लेक्चर आज भी आपका अपलोड होगा और कल भी इंशाल्लाह 2 लेक्चर कोशिश करेंगे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और आप लोग जो है ना जितने भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं इनको साथ साथ सुनते रहें। इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर होगा 90 to 95%, 85% इंशाल्लाह इन्हीं एक्सपीरियंस में से ये आ जाएगा। और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा और नीचे भी नज़र आ रहा होगा। नंबर सेव करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों ने हमारा जो है ना व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, पहले नंबर सेव करना है क्योंकि व्हाट्सएप बैन हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए जो है ना खुदा न खासा मसला बनता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, लिक्विड, देखो लिक्विड की बात आ रही है, सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट जिन स्टूडेंट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, ये एक्सपीरियंस जिस स्टूडेंट ने मुझे बताया उसने भी मुझे यही कहा कि सर मैंने सिर्फ लिक्विड को देखा तो मैंने कहा हाइड्रो जो होता है ना, हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट होता है, जो पानी पे चल रहा होता है। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, कल भी मैंने आपको समझाया था ना। तो स्टूडेंट ने ये कॉन्सेप्ट, बल्कि मुझे स्टूडेंट ने ये छोटी सी ट्रिक बता दी, कहता सर मैंने लिक्विड से देखा, मैंने हाइड्रोमीटर लगा दी, क्या मैंने ठीक लगाया, मैंने कहा बच्चा बिल्कुल ठीक लगाया। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो है ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए, प्रेशर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा रिक्टर स्केल मैंने आपको पढ़ाया था कल के पेपर में, मैंने बताया था कि ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, सिज्मोलॉजी उसकी स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना कल के पेपर में जो है ना इससे रिलेटेड बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, कितना लेक्चर हो चुका है, 27 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो इस लेक्चर में ये काफ़ी है। ठीक है, तो अगले जो क्वेश्चन हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड करेंगे और वो भी आप लोगों ने लाजमी देखना है इंशाल्लाह। बहुत डिटेल में जो है ना नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। ठीक है, और जब तक आप लोग ये लेक्चर देखेंगे उसके बाद जो है ना आपने उसको भी देख लेना है। व्हाट्सएप जो है ना हम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इसको ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।